अरविंद, ये तो अरविंद है। अरविंद, अरविंद। मरने वाले का नाम अरविंद जोशी है। उसकी जेब से एक रेलवेज का आइडेंटिटी कार्ड निकला है जिसमें उसका एड्रेस भी है। जब उसके घर गए तो उसकी बीवी थी किरण काफी परेशान थी क्योंकि कल रात से वो घर नहीं लौटा है और अभी अभी मॉर्ग में उसी ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया है। लीजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाओ। सर, विक्टिम की मौत बार बार किसी तेज धार की चीज के मारने से हुई है, शायद चाकू, जिससे उसके वाइटल ऑर्गन्स पंचर हो गए और हैवी ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। मौत लगभग रात के 12:30 से 1 के बीच हुई और उसके ब्लड में अल्कोहल लेवल भी हाई है। अब डिटेल्स पे आए। श्री, एविडेंस लेकर आओ। बॉडी अक्सा बीच के पास किसी मछुआरे ने देखा था। कुछ और काम का मिला वहां पे? नहीं सर, फुटप्रिंट से बस। सर, ये सारी चीजें उसकी बॉडी पर से मिली है जो उसकी वाइफ ने आइडेंटिफाई भी की है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो जो रिंग है वो अरविंद को उसकी वाइफ ने 6 साल पहले दी थी एंगेजमेंट में। कोई सस्पेक्ट? नॉट येट सर। मर्डर से पहले की टाइमलाइन बना रहे हैं लेकिन उसकी वाइफ इतनी डिस्टर्ब्ड है कि कोई सवाल जवाब ही नहीं कर पा रहे हम लोग। शायद अब वो बताने की पोजीशन में हो। इनके सिवा मेरा और कोई नहीं था। अगर सब कुछ हो गया हो तो क्या मैं अरविंद को? जी, आप उनकी बॉडी ले जा सकती हैं। इनकी अंगूठी भी आपके पास ही? जी, वो जस्ट गिव अस सम टाइम, सब सामान मिल जाएगा आपको। आप हमें बता सकती हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस रात को? करीब रात के 11:30 बजे थे। इनको अचानक से कहीं कॉल आया और कहने लगे कि मुझे जाना होगा। कह रहे थे कि देर हो जाएगी तो तुम सो जाना, और चाबियां भी अपने साथ ही ले गए थे। जी मेम साहब, दूध। अभी मेरे पति के बारे में तहकीकात चल रही है, हिसाब कल कर लेना। जी मेम साहब। आपको कब पता चला कि आपके पति गायब हैं? सुबह सुबह जब मैं उठी तो अरविंद वापस नहीं लौटे थे। मैंने उन्हें बहुत बार कॉल किया बट उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि हम इस शहर में नए हैं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर आप लोगों की खबर आ गई। आउच! Guys, I think she's still disturbed. हमें बाद में आना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या आपके हस्बैंड की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, अरविंद तो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन अरविंद कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। अरविंद एक स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट का एम्पोरियम खोलना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने 5 महीने पहले एक पर्सनल लोन भी लिया था। बस उसी की किश्तों के लिए उन्हें बार बार कॉल आ रहे थे।
किस कंपनी से लोन लिया था? अरविंद जोशी, ये लीजिए। अर्जुन, अरविंद जोशी की फाइल। $50 लाख का पर्सनल लोन और अब तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई। आपने रिकवरी के लिए कांटेक्ट किया? देखिए, जब पहली 2 इंस्टॉलमेंट मिस हुई तो हमने उन्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था, लेकिन जब तीसरी इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई तो रिकवरी के लिए किसे भेजा? जिसे हमेशा भेजते हैं। लेकिन सर, हमारे हमेशा ऑर्डर रहते हैं कि किसी को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचे। सवाल कुछ और था। जी, बिलाल को, क्योंकि बिलाल ने अभी तक बिना किसी को चोट पहुंचाए रिकवरी की है। रिकवरी की मार्केट में उसकी अच्छी रेपुटेशन है। वो कंपनी का बेस्ट रिकवरी एजेंट था। मगर ताज्जुब की बात है, इस बार बिलाल भी फेल हो गया। एड्रेस? कौन चाहिए? जी, बिलाल घर पे हैं। वो तो घर पर नहीं है। हम लोग ETF से है। बिलाल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ऊपर वाला जाने वो घर में रहता ही कब है। ऑफिस से भी बहुत सारे फोन आए थे। कल एक लड़का आया था जरूर उससे मिलने। कौन आदमी? कौन आया था? पता नहीं, ऑफिस से आया था। किस लिए? बिलाल से मिलने आया था। इंतजार किया, पानी पिया और चला गया। बिलाल से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? फोन आया था उसका कल रात को 2 बजे। पता नहीं क्या ऊट पटांग बोल रहा था। क्या क्या कह रहा था? बोल रहा था बहुत सारा पैसा आने वाला है। और क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं, वो हमेशा ऊट पटांग बातें करता रहता है। मुझे नींद आ रही थी, मैंने फोन रख दिया। नंबर देंगे उसका? बताइए। 87 बिलाल? हाँ, यही मेरा बेटा बिलाल है। गुस्से में किया गया खत है। बिलाल को लोन के पैसे रिकवर करने थे, इसलिए वो अरविंद को बार बार फोन कर रहा था। अरविंद की पत्नी ने बताया कि करीब 11:30 बजे के आसपास उसको एक फोन आया। उसके बाद अरविंद घर से निकल गया। सर, अरविंद के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से वो फोन कॉल बिलाल का ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अरविंद ने शराब पी रखी थी और बिलाल की मां ने बताया कि 2 बजे के करीब बिलाल ने उसको फोन किया था। इसका मतलब अरविंद की मौत के बाद वो नशे में था। तो हो सकता है कि उन दोनों ने बैठ के साथ में शराब पी हो, फिर उनका झगड़ा हुआ। बिलाल को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के उसने अरविंद को जान से मार डाला। हमें बिलाल को ढूंढना होगा। उसके पिक्चर्स हमें लोकल पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पे डालने होंगे। उसके फोन को भी ट्रैक करना होगा। वो कभी ना कभी अपनी मां से कांटेक्ट जरूर करेगा। बुशरा के बयान के मुताबिक बिलाल ने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और अगर बिलाल को अरविंद से पैसे निकलवाने ही थे तो फिर उसे मारेगा क्यों? लाश कभी उधार नहीं चुकाती। ये भी तो हो सकता है कि ये सब उससे नशे की हालत में हो गया हो। एक रिकवरी एजेंट एक ऐसे आदमी के साथ बैठ के शराब क्यों पिएगा जिससे वो पैसे निकलवाना चाहता हो? और वैसे भी अरविंद को मार के बिलाल का क्या फायदा?
सर, मैंने बिलाल का फोन रिकॉर्ड चेक कर लिया है। दिन भर फोन ऑफ रहता है, लेकिन रात को 1:01 सिर्फ एक कॉल करता है। हो सकता है उसका कोई पार्टनर हो। मुझे भी ये लगा सर, लेकिन जब मैंने रजिस्टर चेक किया, देन आई वाज शॉक्ड। ये नंबर अरविंद की बीवी किरण के नाम पर रजिस्टर्ड है। हेलो। तूने बताया तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया। मुंह खोला तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे पति का किया था। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें चाहिए क्या? पैसा जो तेरे पति ने नहीं दिया, देख क्या हाल हुआ उसका। पर मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास है और मुझे पता है। दे दे और हो जा आजाद। लेकिन क्या हुआ? आयशा कहाँ है? कौन सी कॉल्स? ये आप क्या कह रही हैं? किरण, देखो, तुम घबराओ मत। मुझे पता है कि बिलाल तुम्हें फोन करके धमका रहा है, लेकिन तुम मुझे नहीं बताओगी तो कैसे मदद करूंगी तुम्हारी? प्लीज, आप समझती क्यों नहीं है? वो मुझे मार डालेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसे पता तक नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें यहाँ आके मिली हूँ, और बहुत जल्द तुम्हारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन अरेंज हो रही है। जस्ट ट्रस्ट मी, बात करो मुझसे। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे नहीं जी सकती। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज। आयशा, कहाँ चली गई थी तुम? किरण से मिलने। क्यों? मुझे लगा कि उससे हमारी जरूरत है, ताकि उसे ये ना लगे कि वो अकेली है। तो तुम वहां अकेली चली जाओगी आयशा, ये जानते हुए कि इट्स नॉट सेफ? मैं ऑलरेडी कमिश्नर साहब से किरण की प्रोटेक्शन की बात कर चुका हूँ। उन्होंने कहा है मुझसे कि वो जल्द से जल्द किरण को पुलिस प्रोटेक्शन दे देंगे। गाइस, मुझे लगता है तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। I mean, हमें ब्रेक की जरूरत है। कॉफी? सर, कॉफी। सर, बिलाल ने अभी भी किरण को फोन किया है। यस सर, उसे पता चल गया कि हम लोगों ने किरण को कांटेक्ट किया है, और उसने ये भी कहा कि किरण सुबह का सूरज नहीं दिख पाएगी। लेकिन वो तो लोनावला में। नहीं सर, वो किरण के घर के आसपास ही है। लीजा, मैं कम इन सर?
कम इन। यू आर राइट सर, किरण जोशी के घर से बहुत एविडेंस मिला है। राठौर सर के पास ले चले सर? अभी नहीं श्री, यू विल लीव। सर सर, किरण के घर पे मिला खून और किरण की उंगली कटने से रुमाल पे लगा खून दोनों मैच करते हैं। खून इतना ज्यादा बह चुका है कि उसके जिंदा होने के चांसेस बहुत कम हैं। सर दोनों फुटप्रिंट्स एक ही इंसान के हैं, दोनों कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं। बिलाल, हमारी नाक के नीचे किरण को मार डाला, उसके पिक्चर सारे न्यूज चैनल्स पे फ्लैश करो, डबल मर्डर के चार्जेस लगाओ उसके ऊपर। कोई फायदा नहीं है। मतलब? बिलाल नहीं मिलेगा क्योंकि बिलाल मर चुका है। ये अरविंद नहीं, बिलाल है। What? तुम ये बात कैसे कह सकते हो राउते? मैं नहीं राठौर, उसकी माँ तो कह सकती है। इसको पहचानती हैं? ये तो मेरा बिलाल है। क्या हुआ इसे? कहाँ है ये? कहाँ है? ये आपका बेटा नहीं है? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। इस इंसान का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। रैंडम पिक्चर। तो फिर अरविंद कहाँ है? तो है ही नहीं, वो कहाँ होगा? अरविंद जोशी नाम का कोई इंसान नहीं, ना ही किरण जोशी। इसीलिए ना तो हमें किरण की बॉडी कभी मिली थी और ना ही कभी मिलेगी। उस औरत ने बॉडी आइडेंटिफाई की थी, वो धोखेबाज थी, और उसका पति। इसका मतलब उन्होंने हमें क्या बेवकूफ बनाया। Congratulations. मिशन सक्सेसफुल। किरण के घर पहुंचने के बाद हमने जब वहां पे तलाशी ली तब हमें वहां पे बहुत कुछ मिला। उनमें से कुछ फाइल्स है। पहले लगा ये सिर्फ रैंडम कागज है, लेकिन ध्यान से देखा तो ये 5 अलग अलग कंपनीज की अलग अलग टाइम की बैलेंस शीट्स। ये कंपनी का नाम सुना हुआ लग रहा है। हाँ, ये तो वही कंपनी है जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम में इन्वॉल्व थी। राइट, बाकी 4 कंपनीज भी थी और ये चारों कंपनीज और इनकी बैलेंस शीट्स फेक हैं, नकली हैं। और यही नहीं, ये सारी कंपनीज करोड़ों के स्कैम्स में भी इन्वॉल्व थी। अर्जुन, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरी कलाई ध्यान से देखो। ये घड़ी मैंने पिछले 1 साल से अपने हाथ में पहनी है। अगर ये घड़ी मेरी कलाई पे इतना गहरा निशान छोड़ सकती है तो 6 साल पुरानी वेडिंग रिंग कितना गहरा निशान छोड़ेगी? Let me show you how. इस तस्वीर को ध्यान से देखो। इस वक्त उंगली में अंगूठी है। अब इस तस्वीर को देखो। यह तस्वीर ऑटोप्सी रिपोर्ट में से निकाली गई, लेकिन इसकी उंगली पे कोई निशान नहीं। ओह, तो इसीलिए आप अरविंद की बॉडी को चेक करने आए थे?
किरण को हैंडओवर करने से पहले। कुछ गड़बड़ तो थी, लेकिन क्या ये नहीं पता था। अर्जुन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी उम्मीद भी नहीं थी मुझे। शुरू से बताता हूं, मानना पड़ेगा प्लान अच्छा बनाया। अच्छा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा प्लान था। द बेस्ट एवर। सब कुछ मक्खन की तरह हो गया। जब शुरू किया था तो थोड़ा डाउट था। मुश्किल तो लग रहा था। मुश्किल तो था, पर पहले दान दिया कर चुके थे, इसीलिए होमवर्क अच्छा था। पहले दोनों किरण जोशी और अरविंद जोशी बने। दोनों ने सबर्ब्स में एक छोटा सा फ्लैट लिया और फिर जाल बुनना शुरू किया। एक प्राइवेट कंपनी से लोन लिया। मुझे करीब 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के एम्पोरियम के लिए। मिस्टर अरविंद जोशी जी। मैनेजर साहब से सारी बात हो चुकी है, आपके पेपर्स रेडी हैं। अच्छा, फोटो लाए हैं आप? यहां साइन कर दीजिए। जी। थैंक यू। थैंक यू। अब वो अपने लोन के पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं देता है, तो लोन डिपार्टमेंट केस रिकवरी डिपार्टमेंट को भेजता है। बिलाल जब हमारे पास रिकवरी के लिए आया था तो मुझे बस उसे लुभाना ही तो था। देखो, इंस्टॉलमेंट्स के पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। रिकवरी कर लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1%, 2% या 3%? तुमसे मतलब? इन पैसों से मैं लोन के पैसे तो नहीं चुकता कर सकता, क्योंकि ये पैसा काला है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं आधा, मगर बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। बोलो, मंजूर है? और 1 महीने के इंस्टॉलमेंट के बदले मैंने उसे कुछ काला पैसा दे दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। बट सर, लोन पेपर्स में नाम अरविंद का है और फोटो बिलाल की, वो कैसे? फाइनेंस कंपनी में एक बेईमान ऑफिसर ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। मिश्रा को पैसे दिए और काम हो गया। पुलिस वाले जब ऑफिस पहुंचे तो लोन के कागजात पर बिलाल की फोटो थी, और उन्हें यह जरा भी शक नहीं हुआ कि यह बॉडी मेरी नहीं बल्कि बिलाल की थी। लेकिन फाइनेंस कंपनी ने तो ये पता लगाने की कोशिश की होगी कि उनके लोन का हुआ क्या। उन्होंने बिलाल को फोन किया होगा, और बिलाल ने भी अरविंद को परेशान किया होगा। बिलाल ने जब मुझे दोबारा फोन करके परेशान किया तो मुझे बस उसे एक बार मिलने बुलाना था। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो एक हिस्सा है, छोटा सा, जो मेरे पास है, मगर मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। अरे कब तक? फाइनेंस कंपनी से किसी और को तुम्हारे पीछे भेजेंगे। तो मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूंगा? तुम उन्हें संभालो। अरे बिलाल, कब से कह रही हूँ मुझे चश्मा बनवा दे, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। हाँ मैं बनवा दूंगा ना, आप अंदर चलिए। हमेशा बोलता रहता बनवा दूंगा, लेकिन बनवाता तो है नहीं। हाँ, लफड़ा हो सकता है। नहीं होगा, अभी पैसे ले लो, बात की बाद में देखेंगे।
कहाँ है पैसा? शाम को मिलना, ले आऊंगा। ठीक है। अब सवाल ये था कि 11:30 बजे बिलाल से फोन कैसे करवाया जाए ताकि शक सिर्फ उस पर आए। और हाँ बिलाल, निकलने से पहले एक बार फोन जरूर कर लेना, कहीं काम में मैं भूल ना जाऊं। ठीक है। उसने ठीक 11:30 बजे फोन किया और फिर सब कुछ आसान था। हाँ, मैं निकल रहा हूं, मलार के उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। मैंने शराब नहीं पी क्योंकि मुझे होश में रहना था। अरविंद जी, वो पैसे यहाँ थोड़ी ना लाऊंगा, पास ही में रखे हैं। चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये कहाँ ले आए अरविंद? बताता हूं। अरविंद, ये क्या कर रहे हो? मैं अरविंद नहीं हूं। तो अरविंद कौन है? तू। बस फिर क्या था, रेलवे आईडी कार्ड मेरा और उस पे फोटो बिलाल का, और फिर वो अंगूठी भी मैंने उसे पहना दी। वो उसकी पहली गलती थी, शादी की अंगूठी उसकी उंगली में पहनाना। उसके बाद उसे वहां से सिर्फ सारा एविडेंस और वो खून वाले कपड़े मिटाने थे, जिन्हें मिटाकर वो वहां से निकल गया। लेकिन उसने बिलाल के फोन से बिलाल के घर भी फोन किया और ये जताया कि बिलाल नशे में बोल रहा है, ताकि अगर हम उसकी माँ से बयान ले भी, उसकी माँ हमें सिर्फ इतना कहे, कत्ल के बाद भी बिलाल ने उससे एक बार बात की थी। पैसे बहुत से हाथ लगने वाले हैं। अब बिलाल अरविंद बन चुका था। जब उसकी बॉडी हमें मिली तो हम सीधा उसी रास्ते पर चल पड़े जहां वो हमें चलाना चाहता था। हमें लगा कि ये बॉडी अरविंद जोशी की, जो उसकी सो कॉल्ड वाइफ ने कंफर्म भी किया। फिर उसके फोन रिकॉर्ड से हम बिलाल तक पहुंचे और उसे ढूंढने लगे। जब बिलाल के फोन से तुम्हारे पास फोन आया तो उन्हें लगा कि बिलाल जिंदा है, पर फोन मैं कर रहा था। हेलो, तुमने बताया तो नहीं? सिर्फ एक कॉल आता था उसके पास रात को 1:01 पे, और उसके बाद जब हमने उसका फोन टैप किया तो उसके पास एक थ्रेट कॉल भी आया। आई थिंक क्योंकि मैंने किरण के घर जाके उससे बात की, उन्हें पता चल गया कि हमने फोन टैप किए हैं। यस, मैं जानता था कि ये दूसरा नंबर बहुत काम आएगा। और जैसे ही तुमने मुझे बताया कि उन्होंने फोन की बात सुन ली है तो मैं समझ गया, टाइम टू मूव। मैं लोनावाला से निकलकर सीधे घर के पास पहुंचा और वहीं से मैंने थ्रेट कॉल किया। और फिर मुझे सिर्फ क्राइम सीन क्रिएट करना था। खून देख के हमें लगा कि वो मर चुकी है। और उस रुमाल पे खून नहीं मिलता तो हम उसे किरण से मैच नहीं कर पाते। इंटेलिजेंट मूव। उसने वो खून का सुराग हमारे सामने जानबूझ के छोड़ा ताकि हम उसे ढूंढ निकालें। आउच! ये बात मुझे तब भी अजीब लगी कि उंगली कटने से पहले ही वो रुमाल किचन से साथ लेकर आई। किरण ने खून पहले से इकट्ठा करके रखा होगा ताकि उसे स्टेज कर सके। फैंटास्टिक प्लानिंग। घर पे जो मियाँ बीवी की तस्वीर थी उसमें से उसने खुद का फोटो निकाला और मॉफ करके बिलाल का पिक्चर लगा दिया। मैचिंग फुटप्रिंट। ये भी बिलाल की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन
जो फोटो हमें बिलाल के घर पे मिली वो किसने बदली? उसी ने बदली होगी। सर, जब हम बिलाल की माँ से मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि कोई आया था बिलाल से मिलने। थोड़ी देर रुका, पानी पिया और चला गया। बिलाल की माँ की नजरें कमजोर हैं। जब वो पानी लेने गई हो, थोड़ा टाइम लगा हो और उसी दौरान उसने तस्वीर बदल ली। हो सकता है वो अरविंद ही। वाओ, व्हाट अ प्लान। लेकिन ये सारे स्कैम्स 400 करोड़ से ज्यादा के हैं, तो फिर इतनी बड़ी प्लानिंग सिर्फ 50 लाख के लिए? ये थी उनकी प्लान की सबसे बेहतरीन चीज। हमें पैसे नहीं चाहिए थे। फिर वो ये सारे डॉक्यूमेंट जानबूझ के छोड़ के गए थे, हमें ये जताने के लिए कि वो इतने बड़े धांधलेबाज हैं। पिछले 6 सालों में उन्होंने 5 बड़ी बड़ी कंपनीज को लूटा है और हमें लगे कि वो मर चुके, क्लीन स्लेट। ये उनके प्लान की ग्रैंड मूव। बाकी स्कैम्स में ये लोग अंत में गायब हो जाते, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी ही मौत का नाटक रचा ताकि पुलिस रिकॉर्ड्स में इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। Yes, it worked. हम दुनिया के लिए मर चुके हैं, इसलिए अब हम चैन से जी सकते हैं। बस थोड़ा वक्त और हम ये देश छोड़कर चले जाएंगे। हम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसकी हमने शक्ल भी नहीं देखी। इतनी जल्दी हार? That's not me, राठौर। क्या मतलब? हम उन्हें अभी भी पकड़ सकते हैं। एक बात अजीब लगी थी जब हम पहली बार किरण के घर गए। दूध वाला दूध लेकर आया और किरण ने वो दूध के पैकेट फ्रिज में रख दिए, जबकि उस फ्रिज में पहले से ही काफी सारे दूध के पैकेट्स पड़े हुए थे। Yeah, that's strange. एक अकेली औरत और इतना सारा दूध फ्रिज में, और उसने दूध वाले को ये भी नहीं कहा कि दोबारा दूध न लाए। That's the catch, क्योंकि वो दूध वाला था ही नहीं। वो उसे आने से मना नहीं कर सकती, उसे रोज देखना चाहती थी, क्योंकि वो उसका असली पति था। काश हमने उसकी शक्ल ठीक से देखी होती। डैम इट। मैंने उसे देखा था। रिमेम्बर, मैंने दरवाजा खोला था। जी मेम साहब, दूध। अगर स्केच आर्टिस्ट को बुलाएं तो स्केच बनवा पाओगी? हाँ। चलो, इसी बहाने कुछ काम तो करोगी। All right. Are you sure? Okay. सर, सभी चेक पोस्ट से बातें होगी। किरण को किसी ने नहीं देखा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी अलर्ट इशू करवा दिया। जब से हमें उस घर पे खून मिला था, कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं गया। इसका मतलब वो यही है। इतनी प्लानिंग के साथ अपनी डेथ स्टेज करने के बाद वो इंतजार किसका कर रहे हैं? पासपोर्ट? शायद उन्हें पासपोर्ट चाहिए होगा। जो आसानी से मुंबई में ही बनते हैं। राइट। हाँ छोटू। सर, ये है स्केच। सर, इसे एयरपोर्ट और चेक पोस्ट में भिजवा दो। राइट सर। मुंबई में कई सारे अड्डे हैं जहां जाली डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। कहां से शुरुआत करेंगे? अगर देश छोड़ना है तो उन्हें जल्दी होगी, और जल्दी वाला अड्डा मुझे पता है, तानपड़ा में। लेकिन अगर हम लोग उनसे पहले पहुंचे तो वो लोग अलर्ट हो सकते हैं। हम में से किसी एक को अंडर कवर जाना होगा और इंतजार करना होगा। जब वो पहुंचेंगे तो सब पहुंच जाएंगे। मैं जाती हूँ। नहीं आयशा, तुम किरण से बात कर चुकी हो, तो तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह पहचानती है। अगर तुम्हें वहां देखेगी तो वहां से भाग जाएगी। Then? खड़ूस कहीं का मुझसे कैसे कैसे डेंजरस काम करवाता है, बट आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। ए लड़की, किसको ढूंढ रही है? हैं? स्पीकर पे डालो श्री।
बिल्लू भाई से काम है। क्या काम है? वो मुझे और मेरी बहन को ना दुबई जाना है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाना है। पेपर्स नहीं है। पैसा है? हाँ। चलो भाई, इसको और इसकी बहन को पासपोर्ट बनाने का है। तू बैठ यहाँ पे, मैं अभी आता है। कितने पासपोर्ट चाहिए तेरे को? मुझे ना सॉरी। पानी मिलेगा? उसने 2 बार खांसा, इसका मतलब ये है कि हम लोग सही जगह पर। ए, कौन है तू? हाँ? कौन है? खास क्यों रही है? इसका मतलब क्या है? I have a bad feeling for this. किरण और अरविंद आएंगे या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन साक्षी की जान खतरे में जरूर है। उन्हें अगर हवा भी लगी राठौड़ की हम यहाँ हैं तो भाग जाएंगे। बिल्लू भाई, हमारा पासपोर्ट रेडी है क्या? वो लोग आ गए। Let's go in. ETF। बेहोश मत होना साक्षी। साक्षी, इस जगह को सील करो आयशा और सबको अरेस्ट करो। थक गए हो गए ना, इतना जो भाग लिया। पर कोई बात नहीं, अब तो आराम ही आराम जेल में। मिस्टर संदीप नारायण एंड मिसेस सीमा संदीप नारायण। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता चला? हमारी धांधलियां कमाल की थी संदीप, इसलिए मुझे पता चल गया था कि मेरा पाला किसी हाई आईक्यू वाले इंटेलिजेंट आदमी से पड़ा है। 15 से 17 साल की उम्र में तुमने 3 बार लगातार चेस चैंपियनशिप जीती, तो उन्होंने हमारी तस्वीर के साथ एक आर्टिकल छापा। उसके बाद वो आर्टिकल तो मिले, लेकिन तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं।
ना कोई टूर्नामेंट्स, ना कोई चैंपियनशिप्स। बस थोड़ी सी तहकीकात की तो पता चल गया। शक्ल ज्यादा नहीं बदली तुम्हारी, और आदत भी। चेस खेलना तुमने छोड़ा नहीं, सिर्फ बोर्ड बदल दी। व्हाइट कासल, चेकमेट, ब्लैक हॉर्स, क्वीन और व्हाइट नाइट, ये सारे नाम उन्हीं फर्जी कंपनीज के हैं जो तुमने बनाई थी। उनकी बीच की कड़ी चेस। खेल अच्छा खेला था तुमने, अपनी मौत का नाटक रचा। काम भी कर सकता था, लेकिन अफसोस तुम्हारे रास्ते में मैं आ गया। मेरे जैसा दिमाग अगर तुम मुझसे मिल गए होते तो हम दोनों अब तक अमीर बन गए होते। मेरे जैसा दिमाग अगर ईमानदार होते तो शायद हम दोस्त होते। आयशा, सर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। सो गई क्या? या गुस्से में हो? बस 1 घंटे में मैक्सिमम ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। अरे बस निकलने ही वाला था, एक अच्छा आइडिया आ गया, अब लिखना तो पड़ेगा ही ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 घंटे में ऑफिस से निकल जाऊंगा मैक्स, बस रोज की एक ही बात है। संजीव, संजीव, कैसा फील कर रही हो साक्षी? बाकी सब ठीक है समीर, बट पैर में अभी दर्द है। अरे रिलैक्स साक्षी। रिलैक्स? रिलैक्स मतलब तुम आराम कर लो तो अपने आप ठीक हो जाओगी ना। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें देख के मुझे जलन हो रही है। 2 दिन की तो छुट्टी मिल गई। और वैसे भी अपने तो बस आते रहेंगे, है ना श्री? आयशा, ऑलराइट। मशहूर राइटर संजय सिंह का कत्ल हो गया है। लेट्स गो गाइस। पक्का गोली चली थी? जी हाँ, आई एम श्योर। मैंने उनकी दर्द से कराहते हुए आवाज भी सुनी थी। उन्हें गोली ही लगी है। तो फिर लाश कहाँ गई यहां से? कमाल है, गोली चलने के बावजूद पूरे कमरे में कहीं भी खून नहीं। स्ट्रेंज। श्री, एसी ऑफ करो। ये छोटू, मीनाक्षी के घर जाके वो आंसरिंग मशीन लेकर आओ जिस पे संजीव का वो मैसेज रिकॉर्डेड है। राइट। सुनामी आई हो जैसे यहाँ पे। जिस वक्त संजीव को गोली लगी, अगर उस वक्त वो अपनी बीवी से बात कर रहा था तो फिर इसका मतलब यहाँ पे कोई हाथापाई नहीं हुई है। और अगर उसकी लाश को इस कमरे से बाहर ले जाया गया है तो फिर कमरे का यह हाल किसने किया? कैबिनेट्स खुली और दीवार से निकली हुई बुक्स यहाँ वहां फैली हैं। शायद यहाँ कोई कुछ ढूंढ रहा था। आपके पति एक पार्टनर के साथ लिखते थे ना, वो कहाँ है? जयराज, वो अपने फार्म हाउस चला गया है। मेरी बात हुई है, वो आ रहा है। उन दोनों के बीच का आपसी रिश्ता कैसा था? दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती है उनकी। हर बात पे एक जैसा तो नहीं सोच पाते, झगड़े भी होते हैं, लेकिन शायद इसी वजह से दोनों साथ मिलकर अच्छा काम कर पाते हैं। बीच में पार्टनरशिप टूटने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। सर दोनों मैच्योर हैं, अपना फायदा नुकसान समझते हैं
और जयराज वो बहुत समझदार इंसान है। इनफैक्ट सर, संजीव के फोन आने की कुछ मिनट्स पहले ही जयराज का फोन आया था। उसका सेल काम नहीं कर रहा था तो उसने लैंडलाइन से मुझे फोन मिला दिया गलती से, जबकि वो बात संजीव से करना चाहता था। आपको शक है किसी पे? नहीं सर, संजीव एक बहुत ही नेक इंसान है। सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। सर, संजीव का कोई दुश्मन भी हो सकता है, मैं ये बात सोच भी नहीं सकती। हम बहुत जल्द इस केस की तह तक पहुंच जाएंगे। आयशा, इन्हें घर तक छोड़ दो। आइए, आ जाओ। श्री, इनका नंबर चेक करो और पता करो कि जयराज ने जिस लैंडलाइन नंबर से फोन किया, क्या वो उसके फार्म हाउस का ही था? पैसा। और ये भी पता करो कि संजीव के फोन कॉल के टाइम पे इस बिल्डिंग में कौन कौन आया और गया था। अगर इस लाश को इस बिल्डिंग से बाहर ले जाया गया है तो किसी ने कुछ तो जरूर देखा होगा। और जयराज को भी ऑफिस बुलाओ इमीडिएटली। ऑलराइट सर। सो गई क्या? क्या गुस्से में हो? बस 1 घंटे में मैक्सिमम ऑफिस से निकल ही रहा हूं। अरे बस निकलने ही वाला था, एक अच्छा आइडिया आ गया, अब लिखना तो पड़ेगा ही ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए चोटिया, क्या हाल चाल? थैंक गॉड यार, श्री तो आया। सर में दर्द हो गया। क्यों? कल रात को अर्जुन सर को फोन की रिकॉर्डिंग दी थी, अब सुबह हो गई, फिर भी वो रिकॉर्डिंग सुने जा रहे। पता नहीं उनको क्या हो गया है। ऐसा क्या? चल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जयराज का लैंडलाइन नंबर चेक किया? हाँ सर, वो फार्म हाउस से फोन किया था। ठीक है सर। श्री, साक्षी कैसी है ये चेक करते रहना। ओके सर। मुझे उस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए इमीडिएटली। मेरा ऑफिस भिजवाइए। मिस्टर राठौड़, मैं जयराज हूं। सुना है कि आपकी टीम इस देश की सबसे काबिल टीम है, द बेस्ट। तो साबित कीजिए ना, कीजिए सॉल्व इस केस को और बताइए कि यह काम किसने किया है। कातिल बॉडी लेकर गायब हो गया और आपके पास एक क्लू भी नहीं। मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। आई वॉन्ट इट राइट नाउ। एक बार, सिर्फ एक बार पता चल जाए तो मैं उस इंसान को खुद जहन्नम तक लेकर जाऊंगा, पूरी जिंदगी सड़ने के लिए। कातिल को जहन्नुम पहुंचाने के बजाय अगर आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दे तो ज्यादा मदद होगी। कहानियों की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जब हमने अपनी पहली डिटेक्टिव सबूत की नॉवेल लिखी ना, मैं तभी समझ गया था हम लोग बहुत फेमस होने वाले, बहुत मशहूर। डिटेक्टिव सुबोध की हर एक नॉवल बेस्ट सेलर की लिस्ट में रही है सर। लेकिन पिछले कुछ सालों में डिटेक्टिव सुबोध का कोई भी नॉवेल मार्केट में नहीं आया। इनफैक्ट मार्केट में तो ये रूमर भी था कि वो फ्रेंचाइजी बिकने वाली है। ऐसा होने वाला था, पर नहीं हुआ। नहीं बेचा हमने, क्योंकि हम दोनों को बहुत प्यार था अपने इस क्रिएशन से। आपकी पार्टनरशिप टूटने की कगार पर क्यों आ गई थी? अर्जुन साहब, मैं बहुत सालों से क्राइम नॉवेल्स लिखता आ रहा हूं। अगर कुछ पूछना है तो डायरेक्टली पूछिए ना। आप लोगों को मुझ पर शक है, राइट? और होना भी चाहिए। पर दिक्कत तो यह है ना साहब कि हम लोग कलाकार हैं, अपने अंदर के ग्रोथ को कभी रुकने नहीं देते। हमने सोचा कि क्यों ना अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक अलग पहचान बनाई जाए। और इसीलिए अपने दिमाग के फतूर को कलम के जरिए कागज पर लिखने के लिए मैं अक्सर अपने फार्म हाउस चला जाता हूं। और कल भी
मैं अपने फार्म हाउस पर ही था। पार्टनरशिप टूटने से आपको कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल नहीं। 35 साल की दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। और अगर हमारे बीच मनमुटाव होता भी था तो हम जानते थे एक दूसरे को कैसे मनाना है। सर, मैं एक कलाकार हूं, एक राइटर, कोई 2 टके का कातिल या खूनी नहीं। रात को 8 बजे मीनाक्षी को फोन आता है। फोन पर उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ऑफिस के लिए निकलती है और रास्ते में पुलिस को फोन करती है। हम 8:40 पे ऑफिस पहुंच गए थे, लेकिन तब तक बॉडी वहां से गायब हो गई थी। बिल्डिंग में 3 गेट्स है और वॉचमैन सिर्फ 1। 3 गेट्स में से 2 गेट्स बंद रहते हैं। वॉचमैन तीनों शिफ्ट में काम करता है, फिर भी उसने कुछ नहीं देखा। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, उसकी बंद आंखें। मोस्ट प्रॉब्ली ही वाज अस्लीप। 8 से 8:40 इतनी देर में लाश को गायब तो किया जा सकता है, लेकिन कोई देखे ना। छुप के बिल्डिंग के अंदर आना और जाना एक बात है, लेकिन उस बिल्डिंग से लाश को गायब कर देना, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। हमें लाश को ढूंढना ही होगा, तभी हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। हेलो राठौर साहब, सजीव की लाश मेरे घर के बाहर। वॉचमैन हो तुम यहाँ के? जी। और तुम्हारी नाक के नीचे कोई यहाँ लाश छोड़ के चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? साहब, मैं तो ऊपर पानी की टाकी खोलने गया हुआ था। जब नीचे आया तो देखा कि ये लाश इधर पड़ी है। कुछ अजीब नोटिस किया था तुमने? नहीं साहब। रोज उसी टाइम पे टैप खोलने जाते हो? जी। ठीक है सर, 2 गोली चली है, एक छाती पे और एक बैक पे। ठीक है, मीनाक्षी को फोन करो और कहो उससे कि लाश मिल गई। पहचान छोटू, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनसे कहो कि हमें जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। राइट। ये लाश ही हमें कातिल तक पहुंचाएगी। इतने क्रूर तरीके से बस वही मार सकते हैं। वही मतलब? माफिया। संजीव कुछ बेहद खतरनाक क्रिमिनल्स को लेके एक किताब लिखने की सोच रहा था। ये उसी से जुड़ा हुआ किस्सा हो सकता है। इनफैक्ट जब हमारी पार्टनरशिप टूटने की बात चल रही थी तो उसने मुझे एक बार बताया था, लेकिन उसके बाद इस बात को लेकर कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। जरूर उसके हाथ कोई ऐसा सुराग लग गया होगा जिसकी वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर यह भी है कि उन लोगों को शायद पता नहीं कि हमारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, वरना मेरे घर पे संजीव की लाश को फेंक के नहीं जाते एज अ वार्निंग। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो फिर मेरा क्या होगा? संजीव ने इस बारे में एग्जैक्टली क्या कहा था? वो इतिहास का सबसे खतरनाक विलन बनाना चाहता था। अर्जुन साहब, इन क्रिमिनल्स को नजदीक से देखकर वो एक कैरेक्टर बुनना चाहता था। उसने एक लिस्ट भी बनाई थी। जैसे? उसमें महेश चटवाल का नाम भी था। कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गया था। श्री, चेक करो संजीव के ऑफिस में ऐसी कोई लिस्ट है क्या, और अगर है तो उसमें किन किन के नाम है, और जिस गन से संजीव को मारा गया है मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए इमीडिएटली। राइट सर। यार, टॉल में तो एक लिस्ट जूते की हिल के अंदर थी। अबे नारंग, या तो कोई जूता ही नहीं है तो लिस्ट कहां से होगी? कोई लाल डायरी दिखी क्या? तो उसमें माफिया के बहुत सारे नाम हैं। छोटू, डॉन के अलावा और कोई मूवी नहीं देखी है क्या?
हे श्री, फिल्में तो बहुत देखी है, इंटर्न बहुत बार देखी है। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ। वो क्या है ना कि डॉन तो बार बनिए ना, इसलिए। हाँ, अब समझे? डबल साइज अमिताभ बच्चन ढूंढे अभी। अमा कहाँ फंस गए राइटर, नोवेल और फिल्मों के चक्कर में? Did you find it? अरे नहीं मिला यार। श्री, छोड़ो सर, अपने सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो। पता करो कि संजीव महेश चावटा के बारे में क्या पता लगाना चाह रहा था, और अगर उसके हाथ कुछ इन्फॉर्मेशन लगी थी तो वो क्या थी। ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, डैम इट, और अभी तक हमारे पास एक भी सुराग नहीं है। क्विक। राइट सर, महेश चोटा के बारे में कुछ ज्यादा कोई मार्केट में नहीं है। एक आदमी एक राइटर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कुछ नहीं था। महेश चौटा 5 साल से इंडिया आया ही नहीं, जब से मल्टीपल बॉम्बिंग में उसका नाम जोड़ दिया गया है। हम ढूंढ ही गलत जगह रहे। माफिया कभी भी इतनी लापरवाही नहीं बरतता। और अगर संजीव को कुछ पता चला भी होता तो कोई और भी उसे सूंघ के वहां पहुंच ही जाता। ऐसा और कौन है जिसे संजीव के मरने से फायदा हो? मीनाक्षी से बात करने का वक्त आ गया है। Hey guys! साक्षी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। जाओ थोड़ा आराम कर लो। डोंट वरी आयशा, शी इज अ स्ट्रांग गर्ल। कम, जॉइन अस। आ जाओ। आ जाओ साक्षी। तुम डॉक्टर से डिस्चार्ज लेके आई हो या फिर यूं ही चली आई? मैं ठीक हूँ समीर। एक्चुअली मुझे इस केस के बारे में कुछ बताना था। आयशा से मेरी पहली बात हो चुकी है फोन पर। अब तुम्हें पता है, डिटेक्टिव सुबोध नॉवल की मैं सबसे बड़ी फैन रह चुकी हूँ, और उनका लास्ट एडिशन 5 साल पहले पब्लिश हुआ था। फिर पता चला कि फ्रेंचाइजी बिकने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हमने संजीव के पार्टनर जयराज से इसके बारे में पूछताछ की थी। उसने कहा कि उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था क्योंकि वो डिटेक्टिव सुबोध सीरीज से बहुत ज्यादा अटैच थे। तो फिर सीरीज की अगली नॉवेल पब्लिश क्यों नहीं हुई? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। खैर, क्या तुम्हें पता है कि वो फ्रेंचाइजी किसको बेचने वाला था? नहीं, लेकिन इतना पता था कि बेचने वाला है। आयशा, पता करो कि इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है, और ये भी कि वो फ्रेंचाइजी बेचने किसको वाला था। I'll check on it. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ सर। तुम लोग कर क्या रहे हो? मुझे ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। पुल अप योर सॉक्स गाइस एंड क्विक। अपने पैर पे प्रेशर मत डालो। श्री, हाँ? सीने में सिर्फ दिल नहीं है रे, बल्कि वो धड़कता भी है। और हम इस बात की साक्षी है। लेकिन छोटू, मुझे लगता है धड़कन नहीं, गिल्ट है। क्योंकि अर्जुन सर को ये लगता है कि आज साक्षी का जो भी हालत है ना, इन्हीं की वजह से। आपके पति अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक किताब लिख रहे थे। क्या उन्होंने आपसे कभी भी इस बारे में कुछ जिक्र किया? हाँ, एक बार मेंशन तो किया था। जयराज भी हमारे साथ था। जब हम सब इनके यहाँ डिनर कर रहे थे,
मैं महेश चौटा जैसे 5 लोगों को बेस्ट करके ये कहानी लिखूंगा और ये मेरी लाइफ की बेस्ट कहानी होगी। शर्त लगा ले तू, सबसे खतरनाक विलन की स्टोरी। यस, मैं लिखूंगा। यार वो सब ठीक है, लेकिन महेश चौटा जैसे डेंजरस क्रिमिनल्स के पीछे पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अब डिटेक्टिव सुबोध क्यों हिट हुई? मेरे काम की वजह से, मेरे रिसर्च, मेरे टैलेंट की वजह से। पर यार वो भाभी। ओहो, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों दोबारा? देखो ना भाभी, तब से समझा रहा हूँ कि महेश चौटा, डेंजरस क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड वाले, इन पे इतना डीप रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये है जिद्दी, मेरी बात ही नहीं मानते। संजीव ठीक ही तो कह रहा है, ऐसे खतरनाक लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। क्यों घुसे हम इनकी लाइफ में? बस उसके बाद कभी उसका नाम तक नहीं सुना। भाभी, भाभी प्लीज, भाभी संभालिए अपने आप को, कंट्रोल योरसेल्फ, सब ठीक हो जाएगा। भाभी प्लीज। मीनाक्षी जी, डिटेक्टिव सुबोध की सीरीज क्यों रोक दी गई थी? इस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका हूं ऑफिसर। सवाल आपसे नहीं था। सही कहानी नहीं मिल रही थी सर। इन लोगों ने ठान ली थी उसे बेचने की, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा था। जयराज ने उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना। बहुत जिद्दी था वो, उसे नई नई कहानियां ट्राई करनी थी, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा था। मैंने भी उसे 2 कहानियां दी थी, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दी। उसे एक और सही कहानी की, एक बेहतर कहानी की तलाश थी। फ्रेंचाइजी खरीदना कौन चाहता था? आप लोग ये सारे सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछते? भाभी को क्यों परेशान कर रहे हैं? फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए पब्लिशर्स की एक लंबी लिस्ट मेरे पास थी। आप चाहे तो मेरे घर से पिकअप करवा सकते हैं। अभी तक एक भी क्लू या सुराग मिला आप लोगों को? नहीं ना? मैं देता हूं आपको। जाइए, गोगी से मिलिए, उससे बात कीजिए। गोगी एक ऐसा आदमी है जिसे अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता है। आई एम श्योर संजीव ने उससे बात की होगी। और गोगी आपको मिलेगा कृष्णा बाजार में, कुर्ला स्टेशन के पास। स्टील फैक्ट्री में काम करता है वो। हाँ, वो संजीव भाई। हाँ, वो फोन किया था मेरे को। वो महेश भाई, महेश चौटा, वो मिलना चाहता था उसको। पूछ रहा था भाई मुंबई कब आएगा। मैं बोला मेरे को क्या मालूम भाई मुंबई कब आएगा, किसी को नहीं मालूम भाई मुंबई कब आएगा। मैं तो मना किया उसको। जिस रात संजीव का कत्ल हुआ, उस रात तुम कहां थे? एक औरत के साथ। जब भी बुलाया जाए चुपचाप ईटीएफ ऑफिस चले आना। जाओ भाई। छोड़ो। इसके अलावा चेक करो। कोई फायदा नहीं है सर। इस तरह के लोग एलिबाई खरीद लेते हैं। कोठे पे किसी औरत को कुछ देगा पैसे और बोलेगा कि मैं जो कहूंगा वही बोल देना। फिर भी छोड़ो, चेक करो। राइट सर। हो सकता है संजीव ने इससे पूछताछ की हो और उसने वो इन्फॉर्मेशन उन क्रिमिनल्स तक पहुंचा दी हो, और उन क्रिमिनल्स ने संजीव को मारने के ऑर्डर्स दे दिए हो। और वैसे भी ऑफिस का जो हाल था, उसको देख के तो यही लगता है कि ये काम ऐसे किसी लोगों ने किया होगा। राइट। गोगी उस रात उस ऑफिस में हो सकता था, लेकिन अगर संजीव ही अपने ऑफिस में नहीं था और कत्ल वहां हुआ ही नहीं, तो अगर संजीव ने अपनी बीवी मीनाक्षी को अपने ऑफिस से फोन नहीं किया तो? तुम कहना क्या चाहते हो राउते? मैंने उनकी फोन कॉल कई बार सुनी है राठौड़, और अब मुझे पता है कि हमारे पास कोई सुराग क्यों नहीं है। कत्ल यहां नहीं हुआ था, क्योंकि कत्ल के बाद जब हम यहाँ आए थे तो इस कमरे का एसी ऑन था, खिड़कियां बंद थी, ठीक वैसे जैसे अभी। और अगर इस बंद कमरे में 2 गोलियां चलाई गई थी तो नाइट्रोग्लिसरीन की स्मेल जरूर होती, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन लकड़ी पे अपनी स्मेल छोड़ ही देती, और इस कमरे में लकड़ी की कोई कमी नहीं है। अगर हवा आ रही होती तो बात अलग थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस पूरी कन्वर्सेशन में पीछे एसी की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही?
लेट मी मेक इट क्लियर। इस फोन में वो रिकॉर्डिंग है जो मैं अभी बोल रहा था, और इस फोन में संजीव की फोन कॉल की। दोनों के बीच का फर्क ध्यान से सुनना। कत्ल यहां नहीं हुआ था, क्योंकि कत्ल के बाद जब हम यहाँ आए थे तो इस कमरे का एसी ऑन था, खिड़कियां बंद थी, ठीक वैसे जैसे अभी। इस रिकॉर्डिंग में एसी की हमिंग आ रही। अब ध्यान से सुनना, वो फोन कॉल। सो गई क्या? या गुस्से में हूँ? बस 1 घंटे में मैक्सिमम ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। अरे बस निकलने ही वाला था, एक अच्छा आइडिया आ गया, अब लिखना तो पड़ेगा। इस फोन कॉल में कहीं भी एसी की हमिंग नहीं आ रही। इस तरह के बंद और छोटे कमरे में आवाज गोली की कैसी सुनाई देगी? कुछ ऐसी। लेकिन एक बड़े और खुले कमरे में उस गोली की आवाज कैसे सुनाई देगी, ये फर्क सुना? इसका मतलब संजीव एक बड़े और खुले कमरे में था, क्योंकि अगर वो कहीं बाहर होता तो ट्रैफिक की आवाज जरूर आती। इसका मतलब साफ है, कत्ल के वक्त संजीव इस ऑफिस में तो नहीं था। जब संजीव ने मीनाक्षी को फोन किया था, उस वक्त संजीव के साथ कातिल भी वहीं मौजूद था। अपनी बीवी से झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? आखिर वो था किसके साथ? कोई अफेयर का चक्कर तो नहीं है? कोई औरत जिसे संजीव छुपा रहा हो? हेलो। ओके सर, एक हॉकर ने किसी आदमी को बहुत सारा सामान जला के संजीव के ऑफिस के पीछे एक बड़े रेस्टोरेंट में फेंकते हुए देखा था। साहब, अपू ने के आदमी को देखा, वो को जला के कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। अब उस आदमी की शक्ल ठीक से याद करके बताओ, ताकि हम उसकी तस्वीर बना सकें। सर, जो सामान इसको कूड़े में मिला उसमें कुछ फाइल्स, एक हार्ड ड्राइव और ये डॉक्यूमेंट है जो मनुस्क्रिप्ट है। खोलो इसे। सर पक्का नहीं कह सकते, पर मेरे ख्याल से ये अगली डिटेक्टिव सुबोध नोवेल है। हेलो, छोड़ो, ले जाओ इसे। चलो। सर, राठौर सर की कॉल है, स्पीकर पे डालो। हाँ राठौड़। राउते, एक औरत की लाश मिली है और उसे जो गोलियां लगी हैं वो उसी गन से चलाई गई हैं जिससे संजीव का कत्ल हुआ था। हो सकता है ये वही औरत हो जिसके बारे में संजीव हमसे छुपा रहा था। मे बी, लेकिन अब इतना तो पक्का हो गया है कि ये दोनों कत्ल आपस में जुड़े हुए हैं। राउते, तुम श्री को लेकर क्राइम साइट पे पहुंचो, मैं इस आदमी का पता लगाता हूं। सर, ये बुलेट केसिंग है, इसका नाम शिवानी पुरी है। एक डिवोर्सी है, घर पे अकेली रहती और हाईवे पे एक कैफेटेरिया चलाती। तो उसका मतलब गोली चलने की आवाज या कुत्ते के भौंकने की आवाज किसी पड़ोसी ने नहीं सुनी? सर, पड़ोसी ये कह रहे थे कि उन लोगों ने कोई गोली चलने की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन हाँ, जब कुत्ता भौंका तो वो लोग यहाँ पे आए, दरवाजा खोला तो कुत्ता वहीं पे था। इसका मतलब कातिल ने साइलेंसर लगा के गन चलाई थी, और जब तक कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और पड़ोसी आए, तब तक कातिल फरार हो चुका था। और ये तो जाहिर सी बात है कि ये कुत्ता और शिवानी दोनों उस कातिल को बहुत अच्छी तरह जानते थे। श्री, चेक करो क्या शिवानी का संजीव के साथ कोई कनेक्शन था। उसके कॉल रिकॉर्ड चेक करो और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब निकालो। राइट सर। सर, शिवानी की कॉल रिकॉर्ड्स। हाँ राठौड़, उस पेडलर के हिसाब से जो स्केच बना है वो गोगी का ही है। इसका मतलब संजीव के ऑफिस में गोगी ही गया था। एक मिनट, गोगी से कुछ सवाल के जवाब जरूर मिलेंगे राठौड़, लेकिन संजीव कहां मरा था इसका जवाब मुझे मिल चुका है।
कैलकुलेट कर रहे हो कि डिटेक्टिव सुबोध की फ्रेंचाइजी बेच के जो पैसा मिलेगा उसे कहां कहां डालोगे? अभी पिछले महीने तुम्हें जय पॉकेट बुक से 35 करोड़ रुपए का ऑफर आया था, राइट मिस्टर जयराज? तुम्हें क्या लगा अगर उस लिस्ट में तुम सारे नाम नहीं लिखोगे तो हमें पता नहीं चलेगा जयराज? मुझे तुम पे पहले ही शक था जयराज। तुम बस हमें उलझाने की कोशिश कर रहे थे, कभी माफिया, कभी गोगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस पूरे ऑफिस में एक लिस्ट के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जो माफिया से जुड़ा हुआ, और वो लिस्ट भी किसी रिसर्च फाइल में नहीं थी, बल्कि ऐसे थी जैसे कोई उसे जेब में रख के वहां जानबूझ के छोड़ने के लिए लाया हुआ हो सकता है बाकी का रिसर्च मटेरियल चोरी हो गया हो, और वो चोरी हुआ सामान हमें मिला जयराज, उसमें एक मैन्युस्क्रिप्ट भी थी। डिटेक्टिव सुबोध के अगले नॉवल की मैन्युस्क्रिप्ट तुम्ही ने चोरी करवाई थी इस गोगी के हाथों, ताकि किसी को इस बारे में कानो कान खबर ना हो कि संजीव ने डिटेक्टिव सुबोध का अगला नॉवल लिख भी डाला, क्योंकि अगर वो नॉवल छपता तो सिर्फ संजीव के नाम से, क्योंकि तुम दोनों की पार्टनरशिप तो कब की खत्म हो चुकी। संजीव महेश चौटा के बारे में पता कर रहा था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। गोगी ने हमें वही कहानी सुनाई, तुमने इसके कान में पैसों के साथ ठूसी। संजीव की लाश तुम्हारे घर पे ठीक उसी वक्त मिली जब तुम्हारा वॉचमैन उस टंकी का टैप ऑन करने जाता है। बोल गोगी, संजीव की लाश तुम्हें जयराज के घर के बाहर रखने के लिए किसने कहा था? मैंने ही फेंका था, इनके कहने पर। अब इतना तो क्लियर हो ही गया है कि संजीव उस रात अपने ऑफिस में नहीं था। वो कहां था? इसका राज तुम्हारी इस खड़कती खिड़की ने खोल दिया। संजीव उस रात यहां था और तुमने उसे मार डाला। इस आवाज की तलाश में मैं बहुत जगह भटका, लेकिन आवाज मुझे यहां सुनाई थी। उस रात तुमने मीनाक्षी को यहां से फोन किया था सिर्फ यह प्रूफ करने के लिए कि तुम उस रात यहीं थे। फिर तुमने संजीव से मीनाक्षी को एक झूठा फोन करवाया कि वो ऑफिस में ही है। उसके बाद तुमने अपने जिगरी दोस्त, अपने पार्टनर संजीव को गोली मार दी। उसके बाद तुमने शिवानी को भी मार डाला। शिवानी के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो तुम्हें रोज फोन करती थी। इनफैक्ट उसने तुम्हें संजीव के मर्डर के अगले दिन भी फोन किया था। उसे शायद सच पता चल गया था और उस सच को जानने की सजा मौत थी। एक माँ जो अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में लगी थी, उसे पैसे की जरूरत थी या वो तुम्हारी तरह सिर्फ लालची थी? लालची नहीं हूं मैं, नहीं हूं लालची। शिवानी को मैं मारना नहीं चाहता था, वो मेरी फैन थी और मैं उसे पसंद करता था, और मैंने संजीव को भी सिर्फ पैसों की खातिर नहीं मारा। कितना कुछ किया मैंने उसके लिए, पूरी जिंदगी। अरे मैं नहीं होता ना, पड़ा होता किसी 3rd ग्रेड शराब खाने में सड़ते हुए। अर्जुन साहब, शहर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, और वो सब मेरे पास था, मेरे पास। और उसके लिए था सिर्फ वो और उसका वो क्रिएटिव जीनियस। उसके आगे ना कुछ देख सकता था, ना सोच सकता था, ना समझ सकता था, ना अप्रिशिएट कर सकता था। मैं अच्छा राइटर नहीं हूं, पर मुझे पैसे कमाना आता है, बिजनेस समझता हूं मैं। अगर ये पार्टनरशिप टूटती ना तो सबसे बड़ा नुकसान मुझे होता। मैं समझ चुका था कि इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद लोग कहते हैं देखो वो जा रहा है जयराज, वो जयराज जो किसी काम का नहीं है, वो जयराज जो संजीव के नाम का खाता था, संजीव के नाम का जीता था और संजीव के नाम का ही मर गया। डिटेक्टिव सुबोध की सीरीज की फ्रेंचाइजी को बेचना एक बहुत अच्छा आइडिया था। अच्छे पैसे बना सकते थे आप उससे। संजीव के पास उस सीरीज में देने के लिए और कुछ भी नहीं था। He was just out of ideas. कुछ नहीं था उस सीरीज में देने के लिए। अच्छे पैसे मिल सकते थे हमें, लेकिन नहीं, हमारे जिद्दी संजीव को तो यह मंजूर ही नहीं था। और तो और वो पार्टनरशिप तोड़ने की बात कर रहा था। वो दिखाना चाहता था कि देख जयराज, you're good for nothing.
मैं ही सब कुछ हूं। माफ कीजिए, पर मैं इस जिल्लत के साथ नहीं छिपा था। जब जय पॉकेट बुक्स ने मुझे ये ऑफर दी तो मैं फौरन समझ गया था कि संजीव को मारे बिना मैं ये डील पूरी नहीं कर सकता। मैं लिखना नहीं चाहता, रिटायर होना चाहता हूं। आई वॉन्ट रिटायरमेंट, लेकिन रिटायरमेंट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। ये सब कुछ मेरा होता अगर उस रात शिवानी ने मुझे उसके साथ ना देख लिया होता। परसों दिल्ली जा रहा हूं, जब तक लौट कर आऊंगा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और हमारी पार्टनरशिप भी खत्म। यार एक काम करते हैं, चल मेरे फार्म हाउस पे कुछ अच्छा वक्त गुजारेंगे, पुरानी कड़वाहट मिटाएंगे, यू नो, अच्छे वक्त के नाम, आज की रात। चलना यार। अरे यार शिट, तू गाड़ी में बैठ, मैं चाबियां लेके आता हूँ फार्म हाउस की। अच्छा ठीक है, जस्ट अ सेकंड। गोगी को मैंने बता दिया था कि हमारे जाने के बाद ऑफिस से डिटेक्टिव सुबोध का लेटेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट निकाल ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। तो वैसे मैं गाड़ी में चॉकलेट्स रखता हूं, पर आज ही पता नहीं। अरे कहीं रुके कुछ ले लेते हैं ना? नहीं, इट्स फाइन, आई एम ओके। तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। अच्छा चल, गाड़ी मैं चलाता हूँ। ओ यार, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, तू ठंड रख। अरे यार तू भी। अच्छा चल, वहाँ गाड़ी रोक। क्यों? अरे रोक ना यार, एक मिनट। उस कैफे पे? हाँ यार, एक मिनट में आया। अरे संजीव, आई रियली डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। तू रोकता है या नहीं? शायद मुझे उस कैफे पर नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि वो कैफे शिवानी का था और मुझे संजीव के साथ देख सकती थी, और वही हुआ। ये ले। अरे थैंक यू सो मच। ये खाएगा ना, एकदम ठीक हो जाएगा। अरे तेरा फोन। हाँ हेलो। जयराज जी, आप मेरे कैफे कॉफी डे में आए और मुझसे बिना मिले चले गए। वो साथ में संजीव जी थे ना? मिलना चाहिए था, मिलाना चाहिए था कम से कम। आपसे मिले हुए तो काफी टाइम हो गया ना? देखो मैं थोड़ा बिजी हूँ, जल्दी में भी हूँ, बाद में बात करता हूँ। वो दिल्ली वाला इंसिडेंट, गोलगप्पे 4 प्लेट की जगह 6 प्लेट, और फिर से भी कम वक्त में 4 प्लेट के लिए। कसम से। अच्छा काम करो भाई, जल्दी जाओ, फ्रेश हो लो, तब तक मैं अपनी दवाई लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी। हाँ संजीव, अरे सॉरी भाभी जी, सॉरी। वो क्या है कि मेरा सेल काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए लैंडलाइन से नंबर लगाना पड़ा, और देखिए आपको लग गया। Cheers. खुशियों के नाम। अरे यार, बातों में यार मीनाक्षी को फोन करना भूल गया। एक मिनट ना, अभी कर लेता हूँ। सो गई क्या? या गुस्से में हूँ? बस 1 घंटे में मैक्सिमम ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। अरे बस निकलने ही वाला था, एक अच्छा आइडिया आ गया, अब लिखना तो पड़ेगा ही ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगले दिन शिवानी ने संजीव की मौत की खबर पढ़ी। शक हो गया उसे मुझ पर। मैं शिवानी के कैफे में अक्सर जाता था, रुकता था, उसके घर पर भी मिला मैं कई बार। वो मेरी गाड़ी अच्छी तरह पहचानती थी। फिर उसने मुझे घर बुलाया, कहने लगी कि वो जानती है कि संजीव का कत्ल मैंने किया है। मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने उसे
ढेर सारे पैसे भी ऑफर किए, पर नहीं, वो तो मुझसे शादी करना चाहती थी ताकि मेरी आधी प्रॉपर्टी उसकी हो सके। सो मार डाला उसे। हम तुम्हें तुम्हारे दोस्त के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं जयराज। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं कहीं जा रहा था साक्षी, मैं रास्ते में ड्रॉप कर देता। लेट हो चुका है। अर्जुन, लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। और तुम्हारा थैंक्स? मैंने केस के लिए जो मदद की उसके लिए? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।